Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is electric polarization and electric dipole. Now electric polarization का मतलब क्या है? अगर हम एक कैपेसिटर कंसिडर करें, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, और उस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान ये पॉजिटिवली चार्ज प्लेट है, ये नेगेटिवली चार्ज प्लेट है, हम एक स्लाइस रख दें डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल का। डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल इंसुलेटर्स, जैसे मैंने आपको बताया था कि इट कैन बी ग्लास, इट कैन बी मीका, इट कैन बी वुड। डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल अगर हम रख दें, सो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, ऑन द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, इट इज़ डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव प्लेट टूवर्ड्स द नेगेटिव प्लेट। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या इफ़ेक्ट होगा इंटरनल स्ट्रक्चर के ऊपर, या हम ये कह सकते हैं कि इसके अंदर जो एटम्स हैं, और एटम्स के अंदर ऑब्वियसली नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन है, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन्स हैं विद इन द न्यूक्लियस, उन पे क्या इफ़ेक्ट होगा? द इफ़ेक्ट इज़ कि पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्जेस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। हम ऐसे कह सकते हैं कि क्योंकि पॉजिटिव प्लेट पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगी, सो दे विल बी स्लाइटली डिस्प्लेस्ड फ्रॉम देयर पोजिशंस, और इस तरह का एक पेयर बन जाएगा। इसी तरह इस तरफ भी ये होगा कि नेगेटिव चार्ज इस तरफ आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज उस तरफ चला जाएगा। नाउ दिस स्लाइट डिस्प्लेसमेंट ऑफ चार्जेस विद इन अ डाइइलेक्ट्रिक मटीरियल इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। ये जो चार्जेस डिस्प्लेस हो गए हैं, नेगेटिव चार्ज थोड़ा सा मूव करके टूवर्ड्स पॉजिटिव प्लेट आ गए हैं, और पॉजिटिव चार्ज थोड़ा सा मूव करके टूवर्ड्स नेगेटिव प्लेट चले गए हैं। दिस स्लाइट डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पोलराइजेशन। अब हमारे पास नॉर्मली दो तरह के मॉलिक्यूल्स होते हैं मटेरियल्स में। एक को हम कहते हैं पोलर मॉलिक्यूल्स, पोलर मॉलिक्यूल्स जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। अब वाटर का मॉलिक्यूल वैसे तो न्यूट्रल है, लेकिन हम उसको पोलर मॉलिक्यूल इसलिए कहते हैं कि उसके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट मौजूद है। आप इस तरह कह सकते हैं कि अगर हम वाटर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो रोटेट करेगा अंडर द इफेक्ट ऑफ द एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड। आप ऐसे इस फिनोमेना को आप ऐसे समझ सकते हैं, यहाँ देखें कि अगर हम ये कहते हैं कि ये एक मॉलिक्यूल है और ये उसका नेगेटिव चार्ज है और ये इसका पॉजिटिव चार्ज है, और हम इसको एक इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रखते हैं जिसकी डायरेक्शन जो है वो इस तरफ है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ। दिस इज़ द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये पोर्शन जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है, नेगेटिव इसको अट्रैक्ट कर रहा है। ये जो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा वो इस डायरेक्शन में होगी। क्योंकि ये दोनों चार्जेस जो हैं वो इक्वल हैं और अपोजिट हैं, इसलिए ये जो फोर्स है F और ये जो फोर्स है F, इट इज़ इक्वल टू Q इंटू E, इट इज़ ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू E। ये दोनों फोर्सेस इस मॉलिक्यूल पर ऐसे एक्ट कर रही हैं। देखें
जस्ट लाइक दिस, कि अगर इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन, तो ये देखें ये फोर्स राइट की तरफ एक्ट कर रही है, ये फोर्स लेफ्ट की तरफ एक्ट कर रही है। अगर इनके इस दोनों के दरमियान का ये डिस्टेंस जो है ये d है, अंडर द इफेक्ट ऑफ दीज टू इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस ये मॉलिक्यूल जो है ये ऐसे रोटेट करना शुरू कर देगा। तो हम ये कहते हैं इस रोटेशन को डाइपोल मूवमेंट, क्या बोलते हैं? डाइपोल मूवमेंट। तो जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके अंदर परमानेंट डाइपोल मूवमेंट मौजूद होता है। जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल होते हैं उनमें डाइपोल मूवमेंट उस वक्त प्रोड्यूस होती है जब उनको आप एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखते हैं। तो मतलब ये है कि अगर पोलर मॉलिक्यूल्स को हम कंसिडर करें तो उनमें परमानेंट डाइपोल मूवमेंट होती है, और मूवमेंट आपको मैंने बताया टॉर्क रोटेशन को कहते हैं। तो इसलिए अगर मैं आपको ये कहूँ कि नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो हैं, जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स जो है जब उनको एक्सटर्नल फील्ड में रखा जाएगा तभी उनके अंदर डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, और वो डाइपोल मूवमेंट जो है दैट इज गिवन बाय दिस इक्वेशन, द डाइपोल मूवमेंट is equal to Q into D, where D is the distance between the two opposite charges and Q is the charge on one of those charges. तो होता ये है कि अगर हम एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल को एक्सटर्नल फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर पोलराइजेशन होगी। ड्यू टू दैट पोलराइजेशन ये जो दो सेपरेशन ऑफ चार्जेस हैं, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज, इसको हम कहते हैं डाइपोल। अगर इन दोनों चार्जेस के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो d है और चार्ज जो है ये -q है और ये +q है, तो हम कहते हैं इसके अंदर एक डाइपोल मूवमेंट प्रोड्यूस होगी, एंड दैट डाइपोल मूवमेंट इज गिवन बाय q इनटू d। और इस डाइपोल मूवमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से P। इसका यूनिट आप देख सकते हैं कि कूलम इनटू मीटर होगा। तो अब हम आते हैं द डेफिनेशन ऑफ डाइपोल। तो जब हम बात करते हैं डाइपोल की, सो डाइपोल इज द अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल and opposite charges very close to each other, that is called dipole. Okay, अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है एनर्जी स्टोर्ड इन ए कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन ए capacitor. Consider a parallel plate capacitor which is connected to a battery which can provide a potential difference of V volts through this switch S, and initially this switch S is open, and if this switch S is open तो हम ये कह सकते हैं कि the potential difference between the two plates is 0. तो initially the potential difference between the plates
is V1 and this potential difference is 0. Now what happens when we close this switch S? जब हम इस स्विच को क्लोज कर देते हैं तो क्या होता है कि there is a transfer of charge from one plate to the other, और इसके ऊपर से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो ट्रांसफ़र हो जाते हैं, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है. दोज इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रांसफर्ड टू द अपोजिट प्लेट, तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर ग्रेजुअली पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट होना शुरू हो जाता है इन बिटवीन दीज टू प्लेट्स, और ये पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो से इंक्रीज होते 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 जब V वोल्ट्स पे पहुंच जाता है तो कैपेसिटर जो है इट इज़ कम्प्लीटली चार्ज्ड. जब ये कैपेसिटर कम्प्लीटली चार्ज हो जाता है तो जो करंट फ्लो कर रही होती है, जो इलेक्ट्रॉन एक प्लेट से दूसरे प्लेट को ट्रांसफ़र हो रहे हो जाते हैं, वो ट्रांसफ़र ऑफ चार्ज रुक जाता है. तो हम ये कह सकते हैं कि फाइनली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स इज V2 एंड दैट इज इक्वल टू V. अब एनर्जी स्टोर्ड ऑन द कैपेसिटर is given by this relation. U is equal to charge times the potential difference. अब बात ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस तो इनिशियली ज़ीरो था, वो आहिस्ता आहिस्ता बिल्डअप होके कहाँ पे पहुँचा है, V पे पहुँचा है. तो मैं यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू ना तो ज़ीरो ले सकता हूँ और ना V ले सकता हूँ. एंड दैट इज़ द रीज़न कि हम ये कहते हैं कि इट इज़ चार्ज टाइम्स एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस. अब एवरेज वैल्यू कौन सी वैल्यू लें भाई? एवरेज वैल्यू जो हम कंसिडर करते हैं इसको कह देते हैं इक्वेशन नंबर 1. द एवरेज पोटेंशियल डिफरेंस कैन बी इनिशियल पोटेंशियल डिफरेंस प्लस फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय 2. और ये भी हम एक बड़ी वेग एजम्पशन कर रहे हैं. उसकी वजह ये है कि इनिशियल प्लस फाइनल डिवाइडेड बाय 2 किसी क्वांटिटी के लिए जब हम एवरेज कंसिडर करते हैं तो वो उस सूरत में कंसिडर करते हैं जिसका जो ग्राफ होता है वो इस तरह होना चाहिए कि जी उसकी इनिशियल वैल्यू जो है वो ज़ीरो है और फाइनल वैल्यू जो है वो V है वर्सेस टाइम, और ये वेरिएशन जो है ये लीनियर है, यानी ये इक्वली चार्ज हो रहा है या इस पे इक्वल चार्ज बिल्ड हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, या इक्वल पोटेंशियल डिफरेंस इंक्रीज हो रहा है इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. तो बात ये है कि ये एक एजम्पशन है, लेकिन बहरहाल हम इसको कंसिडर करते हैं एंड दैट इज गिवन बाय V by 2. सो V एवरेज की वैल्यू को उठाकर इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दें. सो व्हाट वी विल गेट द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इज इक्वल टू Q इंटू V by 2. आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हाफ QV, इक्वेशन नंबर 3. So this is the equation for energy stored in the capacitor. अब हमारे पास एक और इक्वेशन है Q is equal to CV. अगर मैं ये वैल्यू यहाँ पुट कर दूँ, if I put equation number 4 over here, so I will get U is equal to 1 by 2 C into V and that is given by half C V square. अब ज़रा थोड़ा सा एक चीज़ को हम डिस्कस करते हैं. वेयर C is कैपेसिटेंस. ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं पहले लेक्चर्स में कि कैपेसिटेंस किसको कहते हैं. The ability of a capacitor to store charges is called its capacitance. इसका यूनिट फैराड है. अब थोड़ा सा एक एनालॉजी बनाएं ज़रा. मैकेनिक्स में वापस जाएं
और काइनेटिक एनर्जी की इक्वेशन को रिकॉल करें। ये देखें जी, काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ mv²। इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is given by half kx², where this is mass of the body, this is speed, यहाँ पे ये स्प्रिंग कांस्टेंट है और ये एक्सटेंशन है। अब इन इक्वेशंस को कंपेयर करें इसके साथ, तो देखें आपको सब में एक चीज़ कॉमन नज़र आ रही है, 1/2 1/2 1/2। ये कैपेसिटेंस को शो कर रहा है, ये मास को, ये स्प्रिंग कांस्टेंट को। वोल्टेज का स्क्वायर, वेलोसिटी का स्क्वायर, एक्सटेंशन का स्क्वायर। इसका मतलब है ये सारी इक्वेशंस जो है एक एजम्पशन पर बेस की गई हैं, और वो एक एजम्पशन जो है जब हम यहाँ बात करते हैं तो वो वेरिएशन की बात करते हैं कि अगर हम यहाँ इस काइनेटिक एनर्जी को कंसिडर कर रहे हैं तो हम यहाँ कहते हैं कि जी कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज करती है। यहाँ हम ये कहते हैं कि लीनियरली एक्सटेंशन ज़्यादा हो रही है, हुक्स लॉ वैलिड है। और यहाँ हम एज्यूम करते हैं कि पोटेंशियल इंक्रीज हो रहा है बाय इक्वल अमाउंट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तो ये सारी लीनियर वेरिएशंस हैं जो मैंने आपको वो ग्राफ बताया था अभी, कि अगर एक क्वांटिटी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन है लाइक दिस इंक्रीज हो रहा है तो उसकी एवरेज वैल्यू होगी इनिशियल वैल्यू प्लस फाइनल वैल्यू डिवाइडेड बाय 2। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फिजिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। इन चीज़ों को भी समझना इम्पॉर्टेंट होता है कि वो चीज़ों को आपस में रिलेट, हालांकि ये इलेक्ट्रिसिटी है और ये मैकेनिक्स है, तो इसलिए इन चीज़ों को भी आपस में रिलेट करना जो है ये एक कॉमन सेंस की बात है, समझ पता होना चाहिए स्टूडेंट्स को। और आपको पता हो कि अगर आगे कोई और नई चीज़ आपके सामने आ जाए, जैसे इसके बाद के चैप्टर्स में आप पढ़ते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड इन ए सोलेनाइड, तो आप वहाँ कहते हैं हाफ Li², तो इसकी जगह आ जाता है इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस, और वोल्टेज की जगह आ जाता है करंट। तो ये चीज़ें जो हैं ये मिलती जुलती हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम व्हेन वी स्विच फ्रॉम जनरल फिजिक्स मैकेनिक्स टू इलेक्ट्रिसिटी तो चीज़ें चेंज हो जाती है, नहीं। एजम्पशन लॉज जो है ये काफ़ी एक दूसरे के साथ रिलेटेड होते हैं। अब हम इसी चीज़ को थोड़ा सा और आगे लेके चलते हैं। ये तो है कि जी द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर एंड व्हाट इज़ C कैपेसिटेंस है, व्हाट इज़ V द पोटेंशियल डिफरेंस, या व्हाट इज़ Q विच इज़ चार्ज। अब अगर हम कहें कि नहीं जी हम इस एनर्जी को इन टर्म्स ऑफ चार्ज नहीं कंसिडर करते, हम कहते हैं कि जी ये एनर्जी जो है ये दो प्लेट्स के दरमियान में स्टोर हुई है, सो उसके लिए फिर हमें ये कंसिडर करना पड़ता है कि जी कैपेसिटेंस जो है दैट इज़ गिवन बाय दिस रिलेशन A∈0 εr डिवाइडेड बाय d। ये हम पहले पढ़ चुके हैं लास्ट लेक्चर में। व्हाट इज दिस? दिस इज A इज एरिया ऑफ द प्लेट, ε0 permittivity of free space, εr the relative permittivity of dielectric medium जिसको आप कैपेसिटर की प्लेट के दरमियान में रखते हैं, d is the separation between the two plates. So what is d? Separation between the two plates. εr relative permittivity of the dielectric medium placed between the two plates. एक चीज़ तो ये हो गई।
दूसरी बात जो है, हम ये कहते हैं कि जी द इलेक्ट्रिक फील्ड E is equal to V by D. So V is equal to E into D. This is equation number 7. अब यहाँ से C की वैल्यू को उठाएं इक्वेशन 6 से, और इक्वेशन 7 से पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू को उठाएं, वेयर E इलेक्ट्रिक फील्ड है विच इज इन दिस डायरेक्शन, पॉजिटिव टू नेगेटिव, और इसको उठाकर यहाँ पुट कर दें। जब हम इसको उठाकर यहाँ पुट कर देते हैं तो देखिए हमारे पास क्या आता है, द एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू, यहाँ से हम कह सकते हैं कि जी पुट इक्वेशन नंबर 6 and 7 in equation number 5. तो एनर्जी स्टोर्ड इज गिवन बाय हाफ, सी की जगह आ जाएगा ए एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर डिवाइडेड बाय डी, और v स्क्वायर की जगह आ जाएगा e स्क्वायर डी स्क्वायर। एक d कैंसल हो जाता है, तो हमारे पास आएगा एनर्जी स्टोर्ड इज इक्वल टू 1/2 a एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r e स्क्वायर इंटू डी। Now I can write this equation as U is equal to 1/2 epsilon naught epsilon r e square into a into d. Now A is the area of the plate and D is the separation between the two plates. ज़रा यहाँ देखें, ये प्लेट है, A इसका एरिया रिप्रेजेंट कर रहा है और D सेपरेशन। इस एरिया को मैं इस D से मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलता है वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर। सो व्हाट इज A इंटू D? It is the volume of the capacitor. So therefore U is equal to 1/2 epsilon naught epsilon r e square into volume। और अगर मैं स्मॉल u से रिप्रेजेंट करूं तो कैपिटल U डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम, एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम। तो ये मेरे पास आ जाएगी स्मॉल u इज इक्वल टू कैपिटल U बाई V 1/2 epsilon naught epsilon r e square into V whole divided by V, वॉल्यूम वॉल्यूम कैंसिल हो जाएगा, सो U is equal to 1/2 epsilon naught epsilon r into E square। अब एक चीज़ बड़ी क्लियर है, अगर हम गौर से देखें, अगर इस इक्वेशन में हम कहें कि एप्सिलॉन आर को गायब कर दें, यानी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को निकाल दें, सो विदाउट डाइलेक्ट्रिक मटेरियल ये इक्वेशन कुछ इस तरह होगी, U इज इक्वल टू 1/2 एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, और हमें यह पता है कि ER इज ग्रेटर देन 1, तो हम ये कह सकते हैं कि एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम with a dielectric material inserted between the two plates is greater as compared to energy stored per unit volume
without a dielectric material. और हमने कल ये भी डिस्कस किया था कि कैपेसिटेंस ऑफ द मटेरियल जो है कैपेसिटर वो डाइइलेक्ट्रिक मटेरियल के इंसर्ट करने से ज़्यादा हो जाता है. सो दिस वाज द एनर्जी and the energy stored in a capacitor. Next topic हमारा है, which is the last topic of the chapter, is charging and discharging of a capacitor. देखिए, we consider a capacitor of capacitance C and it is connected in series with a resistor R. Both of them are connected in series with a battery which can provide a potential difference of E volts, and they are connected to each other with the help of a switch S. जब तक ये switch S open है, इस सर्किट के अंदर कोई करंट फ्लो नहीं करती, and the potential difference across the capacitor is 0. The value of current डिपेंड्स अपॉन दिस रेजिस्टर ऑल्सो. जितना रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उतना करंट कम होगा. इसलिए इस रेजिस्टर का जो है इट हैज़ गॉट इम्पोर्टेंस इन दिस सर्किट. दिस सर्किट इज कॉल्ड RC सीरीज सर्किट है. Now what happens when this switch S is closed? जब इस switch S को हम बंद करते हैं तो इस सर्किट के अंदर करंट फ्लो करती है and the potential difference जो है it develop across the capacitor. पोटेंशियल आहिस्ता 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 जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो जाता है और करंट जो है इनिशियली करंट की वैल्यू मैक्सिमम होती है, लेकिन जैसे ही द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कैपेसिटर ज़्यादा होता है तो ये डिफरेंस कम होना शुरू हो जाता है और करंट जो है इट डिक्रीजेस और आखिर में दिस करंट डिक्रीजेस टू ज़ीरो. करंट स्टॉप हो जाती है क्योंकि कैपेसिटर जो है वो फुली चार्ज हो जाता है. इफ़ आई प्लॉट अ ग्राफ ऑफ द कैपेसिटर, ठीक है, वर्सेस टाइम, तो पहली चीज़ तो ये है कि इनिशियली कैपेसिटर पे चार्ज ज़ीरो होता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस पर चार्ज बिल्डअप होता है और वो चार्ज मैक्सिमम हो जाता है. तो जैसे हम इस स्विच को ऑन करते हैं चार्ज बिल्डअप होना शुरू हो जाता है ऑन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर और कैपेसिटर जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाता है और अब एक ख़ास अपनी ख़ास मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंच के उसके बाद ये चार्ज कांस्टेंट हो जाता है और करंट जो है वो ज़ीरो हो जाती है. अब दो चीज़ें हम कंसिडर करते हैं. नंबर वन, कैपेसिटर एक ख़ास टाइम के अंदर अपनी एक ख़ास वैल्यू को पहुंच जाता है एंड दैट इज़ 0.632 टाइम्स द चार्ज, टोटल चार्ज जो उसके ऊपर आता है. फॉर एग्जांपल इफ़ दिस टोटल चार्ज इज़ Q0 तो 0.632 टाइम्स Q0 यानी कि 63% ऑफ द कैपेसिटर जो है इज़ चार्ज्ड एंड द टाइम, जिस टाइम के अंदर वो चार्ज होता है उसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट. एंड दैट टाइम कांस्टेंट इज गिवन बाय R into C, the product of resistance and capacitance. तो इतने टाइम के अंदर कैपेसिटर अपने 63% वैल्यू को, द कैपेसिटर is charged to 63% of its maximum value. और इसको हम कहते हैं टाइम कांस्टेंट. आपकी नई बुक में इसकी इक्वेशन जो है वो नहीं गिवन,
जो आपकी पुरानी बुक थी, मतलब जो पुराना एडिशन था इसी बुक का, उसमें इसकी इक्वेशन गिवन थी। तो उस इक्वेशन की मदद से हम आसानी के साथ आपको समझा सकते थे कि ये RC टाइम कांस्टेंट 63% कैसे आता है। लेकिन चूँकि मेडिकल वाले भी ये फ़िज़िक्स पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग वाले भी पढ़ते हैं, और वो इक्वेशन जो है उसमें एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन इन्वॉल्व है, तो नए एडिशन में उन्होंने इस इक्वेशन को ओमिट कर दिया है। सिमिलरली इफ़ द बैटरी इज़ रिमूव्ड और हम दोबारा से इस स्विच को कनेक्ट करें, द कैपेसिटर विल डिस्चार्ज, और इसका जो डिस्चार्जिंग बिहेवियर है दैट विल बी लाइक दिस, sorry, that will be like this. So the time in which the capacitor is discharged to approximately, मैं ये कह सकता हूँ, to 0.36 something, यानी कि तकरीबन 37% of its value, 368,369, ठीक है, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड द टाइम कांस्टेंट। तो यहाँ पर हम कहेंगे कि RC इज इक्वल टू T, ठीक है, एंड दैट इज़ द टाइम इन विच कैपेसिटर discharges to 37% of its maximum value. So this is the behavior how a capacitor is charged or discharged. अब अगर आपको याद हो तो मैंने आपको ये कहा था कि जो पोटेंशियल बिल्डअप होता है वो लीनियर नहीं होता। अगर हम लीनियर वेरिएशन को कंसिडर करें तो हम ये कह सकते हैं कि जी लीनियर वेरिएशन तो ये है कि चार्ज वर्सेस टाइम या पोटेंशियल वर्सेस टाइम ऐसे स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, इसको कहते हैं लीनियर वेरिएशन। मगर ये वेरिएशन जो है ये लीनियर वेरिएशन नहीं है, इसको हम कहते हैं एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग वेरिएशन, और इसको कहेंगे एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग वेरिएशन। जैसे मैंने आपको बताया कि आपकी पुराने एडिशन में इसकी इक्वेशंस थी, इसमें निकाल दी है रफली। मैं आपको यहाँ खैर चले लिख कर बता देता हूँ कि ये था Q इज़ इक्वल टू Q नॉट और 1 माइनस ई पावर माइनस टी डिवाइडेड बाय RC। ये इक्वेशन थी, इसको एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। ई की वैल्यू जो है वो 2.71 समथिंग है। एक नेचुरल लॉगरिथम होता है, एक लॉग टू द बेस 10 होता है। लॉग टू द बेस 10 का बेस 10 होता है, लॉग नेचुरल लॉग का बेस जो है वो ई होता है। बहरहाल क्योंकि मेडिकल वाले नहीं पढ़ते इसलिए हम इस इक्वेशन को इस एडिशन से इन्होंने निकाल दिया है। और डिस्चार्जिंग के लिए जो इक्वेशन थी वो थी Q इक्वल टू Q नॉट ई पावर माइनस टी बाय RC। इस इक्वेशन में अगर आप T की जगह RC पुट कर दें तो आपको यहाँ से Q की वैल्यू जो है वो मिलती है 63% और यहाँ से Q की वैल्यू आपको मिलेगी 37%। So this finishes the chapter. This was the last topic, charging and discharging of a capacitor. नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे, MCQs को, शॉर्ट क्वेश्चंस को और न्यूमेरिकल्स को। थैंक यू वेरी मच।